हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे, वी हैव टू स्टडी फिजिक्स क्लास 10th chapter number 10. The name of the chapter is light, reflection and refraction. And what we have done earlier, पहले हम क्या कर चुके हैं, we have studied about the reflection, we have completed the whole part of the reflection. Now we have to start the new topic of this chapter, and the name of this topic is the refraction. ये इस चैप्टर का पूरा सेकेंड पार्ट है, आप इसको ऐसे समझिए दैट दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटली अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटली अबाउट द रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन के हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आपकी. ओके, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से. देखिए, तो सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिफ्रैक्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन. ठीक है, लास्ट जो चैप्टर का पोर्शन था उसमें हमने ये समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, द लाइट इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस एंड गेट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट विल नॉट बाउंस बैक, लाइट विल ट्रेवल इनसाइड द अनादर मीडियम. जैसे लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाती है, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. जैसे ये जो पेंसिल आपको दिख रही है, ठीक है, इसको एक्चुअली में तो ये पेंसिल कंप्लीट है, बट आप इसको जब ऊपर से देखोगे तो आपको ये जो पेंसिल है यहां पर आपको बैंड दिखाई देगी. यू विल जस्ट ऑब्जर्व हियर, आपको ऐसा लगेगा दैट पेंसिल हैज बीन ब्रोकन हियर, पेंसिल यहां से ब्रेक हो रही है. ठीक है, सिमिलरली आप यहां देखोगे, ये एग्जांपल उन्होंने यहां बताया है कि ये जो लाइट है आपकी यहां से ट्रैवल कर रही है एंड इट बैंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऐसी ये लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है बैंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये जो दोनों लाइट है आपको यहां मिलती हुई लग रही है. तो होगा क्या कि ये जो पेंसिल है आपको सीधी दिखने की जगह ये पेंसिल आपको यहां से ऐसे बैंड दिखाई देगी. सो दिस इज हैपन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कभी देखा हो दैट यू हैव टेकन अ ग्लास, ठीक है, यू हैव टेकन अ ग्लास एंड यू जस्ट पुट द वाटर इनटू इट एंड यू जस्ट पुट अ lemon into it, नींबू आपने रखा, and when you will observe it from the outside, then what you will observe, the size of the lemon is larger than its actual size. आपको वो लेमन की साइज उससे बड़ी दिखाई देगी. फिर आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखा होगा, आपने रेनबो देखा होगा. ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं आपकी, दे ऑल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ये सब किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से. तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है एंड बैंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. उसके ओरिजिनल पाथ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्शन. तो देखें यहां पे, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another is called refraction. Bending of light when it travels from one medium to another is called refraction. ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से और समझते हैं डिटेल में. जैसे ये एक आप डायग्राम देखेंगे यहां पे, तो ये जो लाइट आपकी आ रही है, ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे. ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे है. और ये लाइट जो है ऐसे जाने की जगह इट हैज टू गो स्ट्रेट. अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट जाती, तो ऐसे स्ट्रेट जाने की जगह ये अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन. मैं आपको बना के बताता हूं. जैसे ये यहां पर आपका जो है दो मीडियम यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं मीडियम 1. तो फर्स्ट बच्चे जनरली पूछते हैं मीडियम का मतलब क्या. मीडियम मीन्स through which the light is traveling, a substance through which the light is traveling. एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट ट्रैवल कर रही. तो जैसे एयर एक मीडियम हो सकता है, वाटर एक मीडियम हो सकता है, वाटर से लाइट पास हो रही है. ग्लास अपने आप में एक मीडियम हो सकता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है आपका, ठीक है. डायमंड एक मीडियम हो सकता है. तो जिस सब्सटेंस में से लाइट पास हो रही है उसको बोलेंगे मीडियम. तो यहां पर क्या है, ये मीडियम 1 मान लेता हूं मैं, और ये मैं मीडियम मान लेता हूं 2.
और इन दोनों के बीच में यह है इंटरफेस, जहां पे दो मीडियम आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे रिवर है तो रिवर की जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो अपने आप में इंटरफेस है, क्योंकि वहां पे वाटर और एयर एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका है इंटरफेस। अब इसमें अपन कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। जैसे सबसे पहले तो ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, दिस विल कॉल द इंसिडेंट रे। तो ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा होगा। तो जो लाइट मीडियम की तरफ आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, फिर जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर अज्यूम करता हूं, ठीक है। आई जस्ट अज्यूम अ परपेंडिकुलर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर को आप क्या नाम देंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब होता क्या है that according to if this medium is not present then this light will travel in this direction, straight light is traveling in straight direction. But what happens when it enters into the another medium, it actually bend from its original path. ये स्ट्रेट जाने की जगह अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस रे को आप क्या नाम देंगे, तो इस रे को आप नाम देंगे रिफ्रैक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है आपका। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें आई और आर अलग अलग होते हैं, दे आर नॉट सेम। क्यों नहीं होते उसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइट बैंड होती है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो सेम नहीं होते। अब देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का रीजन समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे मीडियम जो मैंने आपको बोला, अलग अलग सब्सटेंस मैंने आपको बोला, तो ये जो मीडियम होते हैं या अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया दो पार्ट में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। तो वन इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम एंड अनदर इज कॉल्ड द रेयरर मीडियम। एक कहलाता है रेयरर मीडियम, एक कहलाता है डेंसर मीडियम। दो मीडियम में जिसमें लाइट एक में ट्रैवल कर रही है और एक में जा रही है, एक में इंसिडेंट हो रही है और एक में रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसको हम दो कैटेगरी में रखेंगे। एक कहलाएगा रेयरर मीडियम और एक कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखो रेयरर मीडियम किसको बोलेंगे, हुज पार्टिकल्स आर एट फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जिसमें पार्टिकल दूर दूर है, जिसमें पार्टिकल के गैप बीच में गैप ज्यादा है, उसको आप बोलेंगे रेयरर मीडियम। क्या बोलेंगे आप उसको, रेयरर मीडियम बोलेंगे। और डेंसर, डेंसर नाम से ही पता पड़ रहा है, इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजर, जिसमें पार्टिकल्स थोड़े एक दूसरे के क्लोज है, तो उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो ये जो कंपैरिजन होता है रेयरर डेंसर का, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता कि जैसे आप किसी एक मीडियम को रेयरर बोलेंगे एक डेंसर बोलेंगे। ये आपको डिपेंड करेगा कि आपकी लाइट किस मीडियम से किस में ट्रैवल कर रही है। जैसे एक एग्जांपल समझो, लाइट द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर और वाटर टू एयर। लाइट आपकी एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। तो एक मीडियम हुआ एयर और एक मीडियम हुआ वाटर। तो आप उस केस में एयर को बोलेंगे रेयरर मीडियम और वाटर को बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्यों बोलेंगे, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू द वाटर। वाटर के कंपैरिजन में एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो एयर हुआ रेयरर मीडियम, वाटर हुआ डेंसर मीडियम, ठीक है। ये बात अपने को समझ में। फिर अगर मैं कंपेयर करूं एयर और ग्लास, तो आप बहुत सिंपल सी चीज है, ग्लास सॉलिड होता है, एयर तो गैस फॉर्म में होती है। सो द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आर क्लोजर टू ईच अदर। सो वी से ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयरर, ठीक है। फिर इसी तरह से वाटर रेयरर है और ग्लास डेंसर है। क्यों, बिकॉज द वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, सो द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू द ग्लास। ग्लास के कंपैरिजन में वाटर के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं आपके, इसलिए वाटर हुआ रेयरर मीडियम और ग्लास हुआ आपका डेंसर मीडियम। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया। अगर मैं कंपेयर करता हूं बिटवीन द डायमंड एंड द ग्लास, so the particles of diamond are closely packed as compared to the glass, so we will say the diamond is denser and glass is rarer. So it depends on the two mediums you are taking,
ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड whose particles are away, it will be the rarer medium, and whose particles are close, it will be the denser medium. ओके तो इस तरह से दो तरह के मीडियम होते हैं. अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तो देखो रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का. When the light is traveling from one medium to another, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, so the particles, the distance between the particle changes. डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल चेंजेस मीन्स पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी कम और कभी ज्यादा होता है. सो ड्यू टू विच द लाइट बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. आपकी लाइट विल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. और उसकी स्पीड भी चेंज होती है. उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है. जैसे लाइट एंटर्स इन अ डेंसर मीडियम. जब लाइट एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, व्हेन द लाइट एंटर्स इन अ डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूसेस एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसकी स्पीड कम हो जाती है. जब लाइट आपकी एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है, तो डेंसर मतलब पार्टिकल्स क्लोज है तो स्पीड कम हो जाएगी. तो जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. देखो ये एक एग्जांपल से समझाता हूं. यहां पे एक डायरेक्शन आप देखेंगे, ये देखो ये जो लाइट है आपकी आ रही है, ये है रेयरर मीडियम, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपका रेयरर मीडियम. रेयरर मतलब मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूं यहां पे एयर है आपकी, ठीक है, और लाइट एयर से चल के और आपकी ग्लास में जा रही है, ठीक है. तो लाइट जब आपकी एयर से ग्लास में जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी. ऐसी जा रही थी तो स्ट्रेट जाना था उसको, बट स्ट्रेट नहीं जाके वो अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब लेफ्ट की तरफ आ रही है, ठीक है. टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब आपका लेफ्ट की तरफ आ रही है. तो इसको बोलेंगे आप व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. और इस केस में आप देखेंगे कि ये जो एंगल आर है ये एंगल आई से छोटा होगा. मतलब एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई. एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा होगा. तो जब भी लाइट आपकी एयर से ग्लास में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. एयर से वाटर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. वाटर से ग्लास जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी, लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी आपकी. क्लियर है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. व्हेन द लाइट एंटर्स इन अ रेयरर मीडियम. जब लाइट आपकी रेयरर मीडियम में जाती है तो द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो द स्पीड इंक्रीजेस एंड इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. और ये लाइट आपकी कहां चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, ठीक है. तो यहां पे देखते हैं, देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है यहां पे. ये देखिए ये है आपका डेंसर मीडियम ऊपर वाला, और ये है आपका रेयरर मीडियम. डेंसर रेयरर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेंसर में जैसे आपने ले लिया, मैं ले लेता हूं यहां पे वाटर, और लाइट वाटर से चल के एयर में जा रही है. वाटर से चल के कहां जा रही है, एयर से, या ग्लास से चल के एयर में जा रही है, या फिर आपका ग्लास से चल के वाटर में जा रही है, ठीक है. तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई आपकी. नाउ दिस रे हैज टू मूव स्ट्रेट लाइन बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये नॉर्मल के अवे बेंड हो गई आपकी. तो इस केस में आपका जो एंगल आर होता है वो एंगल आई से बड़ा होता है आपका. तो ये जो केस है आपको ये अच्छे से याद रखना है, इनका बार बार आपको काम पड़ेगा, ठीक है. इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया दैट द लाइट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, देन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, ठीक है. सो वाटर टू ग्लास मींस रेयरर टू डेंसर, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. या फिर उन्होंने ऐसा बोला दैट लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. So which medium is rarer, which medium is denser? So you will say medium 1 is denser and medium 2 is rarer. Clear है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं. This is the reason of refraction. Due to the difference in the density of the medium, the light get refracted. Its speed changes and its direction also changes. Okay, आगे बढ़ते हैं इसमें. अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल से दो लॉ हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे all lie on the same plane.
ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और इंसिडेंट रे, और ये जो है आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ये बेंड हो गई, ठीक है। तो उसका ये कहना है आपका, व्हेन दिस लाइट विल गेट बेंड, ओके, द रिफ्रैक्टेड रे विल रिमेन ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में रहने से मतलब ये बोर्ड आपका अपने आप में एक प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड अपने आप में प्लेन है। तो ये जो लाइट है आपकी ऐसी आई, और जब ये रिफ्रैक्ट हुई, सो इट विल रिमेन पैरेलल टू द प्लेन, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन से बाहर नहीं आएगी, ये प्लेन से बाहर नहीं आ सकती है, प्लेन के पैरेलल ही रहेगी। कहां रहेगी आपकी? प्लेन के पैरेलल रहेगी आपकी। क्लियर है? सो द लाइट विल मूव, द लाइट विल रिमेन ऑन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है आपका that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। साइन क्या होता है? इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है। इसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू फिक्स होती है जो आपको साइन के लिए याद करना होता है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, और आप उसमें एंगल आई की मतलब मैं आपको उसके एंगल की कुछ वैल्यू बताऊंगा, वो आपको ऐसे का ऐसे याद करना है, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद रखना है। ये कांस्टेंट से मतलब क्या? कांस्टेंट से मतलब ये होता है आपका कि देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जैसे ये एक पेयर ऑफ मीडिया है, पेयर ऑफ मीडिया है मतलब ये आपका मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि फॉर द मीडियम 1 एंड फॉर द मीडियम 2 दिस रेशियो इज अ कांस्टेंट। रेशियो इज कांस्टेंट मींस व्हेन यू विल चेंज द आई, व्हेन यू विल चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, then the angle of refraction change in such a way that this value remains same। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मीडियम 1 और मीडियम 2 का साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो 2 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। मान लो कि आपका साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, तो ये 2 आएगा, तो ये हमेशा 2 रहेगा मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए, हमेशा 2 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह से चेंज होगा कि ये आंसर वापस 2 आ जाए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस तरह से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, पर वो इस तरह से चेंज होगा कि रेशियो आपका वापस 2 आ जाए। ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए, ऐसा जरूरी नहीं सबके लिए 2 हो। अगर मैं बात करूंगा एयर और वाटर के लिए तो वो अलग हो सकता है। अगर मैं बात करूंगा वाटर और ग्लास के लिए तो अपने आप में फिक्स होगा, पर वो एयर और वाटर से अलग होगा। मतलब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी को एक और नाम देते हैं, इसका नाम आप एक और याद रखेंगे, स्नेल्स लॉ। that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant for a particular pair of media। एक pair of media के लिए ये रेशियो जो है आपका, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा आपका। क्लियर है? सो ये रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये अब आप बोलोगे सर साइन आई और साइन आर की वैल्यू, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो वैल्यू आपको याद करनी है। 5 वैल्यू है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, बस वही 5 वैल्यू आपको याद करनी है। तो अभी आगे समझते हैं इसको। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, या इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या होता है? Absolute refractive index is basically the comparison of the speed of light in a particular substance or the medium with respect to the speed in the vacuum or air। जब आप क्या करते हो, लाइट की स्पीड को वैक्यूम की स्पीड से कंपेयर करते हो, तो वो जो रेशियो बनता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब यहां पे देखो, for a given material the refractive index is the ratio of speed of light in vacuum,
speed of light in vacuum, it is denoted by C, and the speed of light in a medium, speed of light in a medium, that is denoted by V. तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा? इट इज डिनोटेड बाय N. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप N से डिनोट करते, तो आपका N क्या बनेगा? N इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. So N is equals to C by V. It is important. You have to learn this very clearly. आपको क्लियर होना चाहिए. तो N is equals to कितना हो जाएगा आपके पास? C by V हो जाएगा आपका. ठीक है. अच्छा, इसमें C की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है. C की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर. ये हमेशा फिक्स होती है. C की वैल्यू होती है 3 multiply 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू आपकी हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है आपकी. क्लियर? तो C की वैल्यू है, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो N इज इक्वल टू C बाय V. क्या बता रहा है आपको ये? दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द एयर और वैक्यूम. क्लियर? मतलब ये आपको शो क्या करेगा? देखो आगे समझते हैं इसको. ये आपको ये शो करेगा, जैसे पहले इसको समझ लेते हैं. अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 है, तो आप क्या पढ़ेंगे उसको? देखो इसको आप ऐसा लिखेंगे n इज इक्वल टू 2. अभी मैंने n का फॉर्मूला क्या बताया? n का फॉर्मूला मैंने आपको बताया C अपॉन V. तो C अपॉन V इज इक्वल टू 2. अच्छा, मैं यहां से अगर V की वैल्यू निकालता हूं तो V इज इक्वल टू C बाय 2 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू C बाय 2 क्या बता रहा है? V इक्वल टू C बाय 2 ये बता रहा है दैट स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 2 times लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम की स्पीड के कंपैरिजन 2 times कम है. कितने टाइम्स कम है? 2 times कम है आपकी. तो ये बताता है लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन कितने टाइम डिक्रीज हो रही है, कितने टाइम कम है वो आपकी. ठीक है. अच्छा, एक बात और आप हमेशा याद रखेंगे दैट N इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम. फॉर एयर इट इज टेकन एज 1 एंड फॉर अदर मीडियम इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. व्हाई? बिकॉज N इज इक्वल टू C बाय V. N इज इक्वल टू C बाय V. सो C इज ऑलवेज लार्जर देन द V. भाई C जो है मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है. वैक्यूम या एयर में उससे ज्यादा स्पीड लाइट की हो नहीं सकती, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि लाइट की स्पीड उससे ज्यादा हो जाए. तो C हमेशा V से बड़ा होगा. न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. तो आप N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे. तो इक्वल टू 1 किसके लिए लेंगे? तो इक्वल टू 1 ये होता है फॉर एयर और वैक्यूम. बाकी सबके लिए ग्रेटर देन 1 आएगा. क्यों? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन द वैक्यूम और एयर. So it is always numerator is always greater than denominator. So the value of n is always greater than equal to 1. n की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है. और 1 किसके लिए होती है? एयर या वैक्यूम के लिए क्या होती है? बड़ी होती है आपकी. तो आपको ये n क्या बताता है कि लाइट की स्पीड कितने टाइम वैक्यूम से कम है. ये आपको n बताता है किसी पर्टिकुलर मीडियम का. जैसे मैंने बोला n फॉर वाटर इज 1.5. तो क्या समझे? दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर. क्लियर है? तो n आपको क्या बताता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में कितने टाइम डिक्रीज है, कितने टाइम कम हुई है आपकी. ये बहुत बढ़िया हो गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब आप n की जो वैल्यू होती है आपके लिए दूसरे काम भी करती है. इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट सम मोर थिंग्स. तो उसके बारे में समझते हैं. तो n की वैल्यू आपको और क्या बताती है? ये देखिए, अगर किसी दो मीडियम को कंपेयर करें, इफ यू विल कंपेयर टू मीडियम्स एंड Na is greater than Nb, means refractive index of A is greater than the refractive index of B. Refractive index of A is more than the refractive index of B. So what it shows you? First thing it shows you that the speed of light is more in B less than A. मतलब देखो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा N इज इक्वल टू C बाय V. ठीक है, इसमें आपकी C की जो वैल्यू है वो फिक्स है या उसको कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है,
तो आपका v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बाय एन। ठीक है, तो c फिक्स है आपका, c कांस्टेंट है आपका, तो इसका मतलब कि v जो है वो n का इनवर्स है। v जो है वो n का क्या है, इनवर्स है। n के इनवर्स से मतलब क्या कि अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो c की वैल्यू v की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी आपकी। अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो v की वैल्यू छोटी होगी, अगर n की वैल्यू छोटी होगी तो v की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी आपकी। इनवर्स का मतलब ये होता है। तो जिसका n बड़ा मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा उसमें लाइट की स्पीड कम, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट शो यू दैट द सब्सटेंस और द मीडियम whose refractive index is more, it has the less speed of light, उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात करें। दूसरी बात ये बताता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो है डेंसर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वो है रेयरर। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। देखो मैं एक तरीके से और समझाता हूं आपको उसको। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई उसमें लाइट की स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक है, लेस, इट हैज द हायर स्पीड ऑफ लाइट। नाउ इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई जस्ट टेल यू दैट इन द डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो अब आप ये देखो, यहां लाइट की स्पीड क्या है आपकी, कम है, इसमें लाइट की स्पीड आपकी कम है। तो सीधी सी बात है, लाइट की स्पीड जहां कम होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और यहां लाइट की स्पीड ज्यादा है तो लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा होती है वो क्या होता है, रेयरर मीडियम। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो आप बताओ इसमें डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयरर मीडियम कौन सा है? ठीक है, तो क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो आप बोलेंगे ग्लास इज द डेंसर मीडियम, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है देन यू विल से वाटर इज द रेयरर मीडियम। नाउ व्हिच वन हैज द हायर स्पीड? सो बिकॉज ग्लास इज डेंसर तो इट हैज द लेस स्पीड ऑफ लाइट एंड वाटर इज रेयर सो इट हैज मोर स्पीड ऑफ लाइट। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी क्योंकि वो डेंसर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और वो रेयरर मीडियम होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दे विल गिव यू अ मीडियम A हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, मीडियम B हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मीडियम A हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, मीडियम B हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब आप बताओ डेंसर कौन सा होगा? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, तो B इज द डेंसर। लाइट की स्पीड किसमें कम होगी? तो डेंसर में कम होती है तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताना रहेगा कि किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, किसमें लाइट की स्पीड कम है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अब इसमें हम लोग एक दो इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अच्छा, इसमें यह भी बताता है आपका कि अगर आपकी लाइट जो है, ये मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, अगर आपकी लाइट जो है वो एयर या वैक्यूम से होते हुए किसी एक मीडियम में आ रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया। अच्छा, एयर हमेशा रेयरर मीडियम होता है तो लाइट हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। जब एयर से किसी मीडियम में आती है तो ये एंगल I, ये एंगल R। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका साइन I अपॉन साइन R का जो रेशियो है वो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होता है स्नेल्स लॉ के हिसाब से। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि स्नेल्स लॉ में जो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट आया था वो कांस्टेंट एक्चुअली में जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप लाइट की स्पीड कंपेयर कर दो, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको उसका एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस और मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो भी आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? उसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर सकते हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपका। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, मान लीजिए द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द एयर, एंटर्स इनटू एन ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्रैक्ट एट 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ 30 डिग्री। तो आपका स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। अब साइन की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं, देखो साइन की कुछ 3-4 वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। साइन की कुछ 3-4 वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। x डिग्री साइन x डिग्री, 0 डिग्री पे ये साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, 45 डिग्री अगर कहीं आ रहा है साइन 45 डिग्री को आप लिखेंगे 1/√2, 60 डिग्री आप लेंगे तो इसको आप लिखेंगे √3/2 और 90 डिग्री पे आप लिखेंगे 1। ठीक है, 90 डिग्री पे 1। तो यहां पर अब आप ये देखो, यहां पे आपका साइन 60 डिग्री आ रहा है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू मैंने रखी √3/2। ठीक है, और नीचे साइन 30 आ रहा है, तो साइन 30 आ रहा है 1/2 इज इक्वल्स टू एन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास n इज इक्वल्स टू कितना आ गया √3, दैट इज द 1.73। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको I और R पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो आपका। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां पर पूरा पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अबाउट द रिफ्रैक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। इजीली एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।